उसने पता है क्या किया? डॉक्टरों से अपना ही पैर कटवाने को बोल दिया। और आपको ये जानना तो बनता ही है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। तो सुनो, आप एक ऐसे इंसान की अनकही कहानी सुनने वाले हो जिसे बेइंतहा नफरत झेलनी पड़ी और एक ऐसे जालिम सिस्टम से टकराना पड़ा जो उसे कुचलने के लिए ही जैसे बना बैठा था। और हाँ, उसने अपने सपने को सच करने के लिए जो एक कुर्बानी दी थी ना, सच कह रही हूँ, यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। उसको तो ये तक सुनने को मिला कि रंग तो तुम्हारा कोई खास है नहीं और तुम ठहरी बस एक खाना बनाने वाली। पर वो कहाँ मानने वाला था? वो लड़ा भी और हार मानने वाला थोड़ी था। यार, उन लोगों ने तो उसकी हिम्मत तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और क्या बताऊं, हद तो तब हो गई जब वो पानी के अंदर था ना, उसके सबसे जरूरी वाले टेस्ट में भी उन्होंने घपला कर दिया। फिर तो बस एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ। डॉक्टरों ने तो ना एकदम उम्मीद ही छोड़ दी थी और साफ साफ बोल दिया था कि भाई वो अब दोबारा कभी डाइव कर ही नहीं पाएगा। और बस तभी उसने अपने पैर को लेके वो हक्का बक्का कर देने वाला फैसला ले लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो सुनो ना, उसका एक पैर नहीं था और उसके बावजूद उन लोगों ने उसे चैलेंज कर दिया कि 200 किलो से भी ज्यादा भारी सूट पहन के 12 कदम चलकर दिखाओ। भला कोई ये कैसे कर पाता होगा? और जरा सोचो उस कोच के बारे में जो कभी उससे इतनी नफरत करता था। फिर उस कोच ने जो किया ना, वो सच जानकर तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे, यकीन मानो। पूरी फिल्म का मजा कुछ ही मिनटों में मूवी भाई के साथ। सब्सक्राइब कर लो जी, अब कर भी लो ना। कर लिया ना। इस लड़के का नाम कार्ल है। वह अपने माता पिता के साथ एक दूर दराज के गांव में रहता है। उसके पिता मकई के किसान थे। अपने पिता को हर दिन मेहनत करते देखकर उसे अपने पिता के लिए दुख होता था और उसने उनकी मदद करने की पहल की। पहले तो उसके पिता ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि कार्ल को दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई और खेल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्योंकि वह लगातार जिद करता रहा, आखिरकार उसके पिता ने उसे मदद करने की इजाजत दे दी। कुछ साल बाद कार्ल बड़ा हो गया है। बगीचे में काम करते हुए अचानक उसकी माँ उसे तैयार होने के लिए कहने आई। पता चला कि आज कार्ल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स नेवल की मिलिट्री ट्रेनिंग सिलेक्शन में शामिल होने के लिए जाने का दिन है। उनके अलग होने के पल में उसके पिता ने उससे वादा करने को कहा कि वह कभी गांव वापस नहीं आएगा। दुखद तो था, लेकिन उसके पिता को वो शब्द कहने पड़े क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा शहर में काम पर ध्यान दे और एक सफल इंसान बने, बिना अपने परिवार के बारे में सोचे। लेकिन जब वो मिलिट्री बेस पर पहुंचा तो कार्ल सिर्फ एक रसोइया बन गया। उस समय अमेरिकी सेना काले लोगों को सेना में शामिल होने की इजाजत नहीं देती थी। वे अब भी यही सोचते हैं कि काले लोग गुलाम हैं जिन्हें गोरे लोगों के पैरों तले काम करना पड़ता है। अगले दिन कार्ल और उसके दोस्तों ने अपनी क्लास के एक गोरे छात्र को तैरते हुए देखा। उसके दोस्त ने समझाया कि गोरे और काले लोगों के तैरने का समय अलग अलग होता है। यह सुनकर उसने सोचा कि इसे अलग क्यों बताया जा रहा है, आखिरकार दोनों इंसान ही तो है। फिर भी उसने बिना सोचे समझे तैरने चला गया। जब कार्ल आया तो वहां मौजूद सभी ने उसे तुरंत अपमानित किया, यहाँ तक कि जहाज का कप्तान भी अपने सहायक को उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। संगीत इस घटना के परिणाम स्वरूप उसे सजा कक्ष में बंद कर दिया गया। जब जहाज का कप्तान आया तो उसने कहा कि वह कार्ल की तैराकी की गति से प्रभावित हुआ है। कैप्टन ने फिर उसे रेस्क्यू स्विम टीम में डाल दिया। यह सुनकर कार्ल बहुत खुश हो गया। उसने फौरन अपने माता पिता को खबर देने के लिए एक चिट्ठी लिखी। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर समुद्र के बीच में गिर गया। घबराहट में जहाज के कप्तान ने तुरंत हेलीकॉप्टर पायलट को बचाने के लिए एक गोताखोर को आदेश दिया। लंबे इंतजार के बाद गोताखोर आखिरकार बाहर निकल आया। गोताखोर का नाम चीफ संडे है। वो नौसेना ने मास्टर चीफ के रैंक वाले गोताखोरों में से एक है। मास्टर चीफ डाइविंग टीम का सबसे ऊपर वाला दस्ता है। बड़े दुख की बात है कि पायलट को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
फिर एक दूसरा डाइवर को पायलट को बचाने के लिए नीचे उतरता है, जो अभी भी समुद्र में है। यहाँ एक डाइवर सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकता है, क्योंकि उस साल डाइवर के कपड़ों का वजन 200 किलो से ज्यादा था। दूसरे गोताखोर के नीचे जाने का वक्त हो गया था। सेफ्टी रोप टूट गई, जिसकी वजह से गोताखोर तुरंत समुद्र की तलहटी में जा गिरा। चीफ संडे ने बिना वेटसूट पहने ही उसे बचाने के लिए बेताबी से छलांग लगा दी। आखिरकार दोनों जिंदा बच निकले। उस घटना की वजह से उसके फेफड़े बुरी तरह से घायल हो गए थे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से ठीक होने तक फिर से गोता लगाने से मना कर दिया। डॉक्टर की इस बात को सुनकर वह इतना नाराज हो गया कि वह हंगामा करने लगा। अगले दिन उससे कल के हंगामे का हिसाब मांगा गया। मुकदमे में कार्ल समेत पूरी नौसेना मौजूद थी। कप्तान ने फैसला किया कि उसे डाइविंग टीम को कोचिंग देने के लिए डिमोट कर दिया जाए। जब मुकदमा खत्म हुआ, कार्ल कप्तान के पास गया और हेडक्वार्टर में डाइविंग ट्रेनिंग में शामिल होने की इजाजत मांगी। उसने कहा कि कल चीफ संडे की रेस्क्यू देखकर वो हैरान रह गया था और अब वो चीफ संडे की तरह एक सेवियर बनने के लिए दृढ़ संकल्प है। उस जबरदस्त हौसले को देखकर कप्तान का दिल पिघल गया और उसने उसे स्विमिंग डिवीजन से डाइविंग डिवीजन में शिफ्ट होने की इजाजत दे दी। अगले दिन वह ट्रेनिंग कैंप पहुंचा। जब उसने ड्यूटी का लेटर गार्ड को दिया तो गार्ड्स हैरान रह गए, क्योंकि अब तक किसी काले व्यक्ति को मरीन बेस में घुसने की इजाजत नहीं मिली थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि चीफ संडे बाहर आ गया। पता चला कि वह डाइव कैंप में कोच होगा। कार्ल ने फिर वहां आने का अपना मकसद बताया, लेकिन चीफ संडे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि काले आदमी को डाइवर बनने का हक नहीं है। काले लोग सिर्फ खाना बनाने के लायक है। कार्ल चुपचाप सहन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। चीफ संडे के जाने के बाद वह शाम तक गेट पर इंतजार करता रहा, जब तक कि चीफ संडे वापस नहीं आ गया। उसे कार्ल को अभी भी गेट के बाहर देखकर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने उसे अपने गांव वापस छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्ल ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह नेवी का मेंबर जरूर बनेगा। उसके जज्बे को देखकर आखिरकार उसने उसे अंदर आने दिया। कैंप में एक स्टूडेंट जिसका नाम स्नो हिल था उसके पास आया। वह इकलौता गोरा था जो कार्ल को स्किन कलर की परवाह किए बिना हेलो बोलने को तैयार था। फिर उसने उसे बताया कि कैंप की अगुवाई एक पूर्व मरीन मिस्टर नाम के आदमी के द्वारा की जा रही थी। पप्पी, स्नो हिल ने फिर उसे उसके डॉर्म रूम तक छोड़ा। वहां एक नया गोरा छात्र था जिसने कार्ल के आने को स्वीकार नहीं किया। जब चीफ संडे आए तो उन्होंने वहां मौजूद सभी छात्रों को समझाया कि कार्ल अब कैंप में छात्र प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा है। कोच की बातें सुनकर अन्य छात्रों ने तब डॉर्मिटरी छोड़ दी, यह कहते हुए कि नौसेना से बाहर निकलना बेहतर है बजाय काले लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने के। जब तक सिर्फ कार्ल और स्नोहिल बचे थे, रात में उसने कार्ल को उठने के लिए मजबूर किया और बाहर घसीटा, यहाँ तक कि उस पर पानी भी डाल दिया, यह कहते हुए कि अब से कार्ल को अपनी जगह पता होनी चाहिए। उसे आलसी होने का हक नहीं है, क्योंकि चीफ संडे काले लोगों को स्वीकार करता है, उसका नाम अब खराब हो गया है। कार्ल कोच के अत्याचार को ही झेल पाया। अगले दिन कार्ल की पहली ट्रेनिंग शुरू हुई। चीफ संडे ने समझाया कि इस पहले एक्सरसाइज में बहुत से लोग फेल होने वाले हैं, क्योंकि तैरना और डाइविंग करना दो अलग चीजें हैं। जो जानता है स्नोहिल सबसे अच्छा तैराक है। वह अपने गृहनगर लौटता है और स्नोहिल की डाइविंग स्किल्स को टेस्ट करता है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए डाइव नहीं कर पाने पर उसने जल्दी से स्नोहिल को हटा दिया। दिन पर दिन कार्ल और अन्य छात्रों ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी जब तक कि लिखित परीक्षा नहीं आ गई। उसे खराब ग्रेड मिले और अफसर ने चेतावनी दी थी कि एक और खराब स्कोर उसके ट्रेनिंग से निकाले जाने का कारण बन सकता है। सेमेस्टर की छुट्टियों के दौरान उसने शहर की लाइब्रेरी में पढ़ने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात जो से हुई, जो एक लाइब्रेरियन थी और नर्सिंग की छात्रा भी। लेकिन जब कार्ल ने उससे पढ़ने में मदद मांगी तो उसने मना कर दिया, यह कहते हुए कि नेवी के बारे में पाठ बहुत मुश्किल है और कार्ल को उन्हें समझने में महीने लग गए। कार्ल की लगन से प्रभावित होकर उसने आखिरकार उसे पढ़ाने के लिए हाँ कर दी। आखिरकार कार्ल ने अच्छे ग्रेड हासिल किए।
दोपहर में चीफ संडे डाइविंग सिखाने वापस आए। उन्होंने फिर 2 नए ट्रेनी रोरके और अशर को डूबे हुए जहाज को वेल्ड करने का आदेश दिया। लेकिन जब अशर वेल्डिंग कर रहा था तो जहाज अचानक हिलने लगा और लगभग एक खाई में गिरने ही वाला था। भगदड़ के बीच आशर की एयर होस ऊपर से फंस गई। सबने रक और आशर की मदद के लिए चीखें सुनी। कार्ल ने दोनों को बचाने की पेशकश की क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। चीफ संडे ने उन्हें बचाने के लिए 5 मिनट दिए, इससे पहले कि उनकी हवा खत्म हो जाए। 5 मिनट बचाव के दौरान एक डरा हुआ रुक कार्ल से भाग गया, जिससे वो नाराज हो गया, लेकिन वो आशर की मदद करने के अपने मिशन पर फोकस्ड रहा। बाद में चीफ संडे ने नेवी कमांडर से मिलने वाले अवार्ड का ऐलान किया, लेकिन वो रुक को मिला। हालांकि कार्ल ने अपने साथियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। कमांडर ने अभी भी उसके योगदान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काला था। दूसरे छात्रों ने कार्ल का धैर्य देखा, उन्हें सहानुभूति हुई और वे इससे दोस्ती करने लगे। अगले दिन उसने अपने गांव में अपने परिवार को फोन किया। उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है। यह खबर सुनकर वह टूट सा गया। उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता ने जानबूझकर उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया ताकि कार्ल अपनी पढ़ाई और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके, बिना अपने पिता की गंभीर बीमारी की चिंता किए। फिर उसने जो से उसके साथ चलने को कहा। इंतजार करते समय कार्ल के पास एक महिला आई जो चीफ संडे की पत्नी निकली। कार्ल को रोता देख चीफ की पत्नी ने कहा कि उनकी किस्मत एक जैसी है। वह भी दुखी थी क्योंकि उनकी शादी के दिन चीफ संडे ने अपने साथी के साथ पार्टी करना चुना था। फिर उसने कार्ल को उस बार में बुलाया जहां उसका पति पार्टी कर रहा था। वहां पहुंचते ही नेवी के सभी सदस्यों ने कार्ल को देखा और चीफ संडे को इसकी सूचना दी, जिसने तुरंत कार्ल को डांटा, यह कहते हुए कि काले लोग सुनने के लायक नहीं होते। यह सुनकर वह गुस्से में आ गया और पहली बार उसने अपने कोच के खिलाफ जाने की हिम्मत की। भावुक होकर उसने कहा कि उसका कोच उससे जलता है क्योंकि वह उससे बेहतर है। जब जो बार में थी तो वह इस हंगामे से परेशान हो गई थी। चीफ संडे ने फिर कार्ल को पानी के अंदर सांस रोककर रेस करने की चुनौती दी। अगर कार्ल हार गया तो चीफ उसे ट्रेनिंग कैंप से निकाल देगा, लेकिन अगर कार्ल जीत गया तो वह स्नो हिल को वापस कैंप में आने देगा। कार्ल, जो अपने कोच के तानों से पूरी तरह तंग आ चुका था, ने तुरंत चुनौती स्वीकार करने का फैसला कर लिया। संगीत, तालियां, संगीत। कार्ल आखिरकार मैच जीत गया। कार्ल हैरान है कि जो कहीं नहीं मिल रहा। उसने तुरंत उसका पीछा किया। फिर उसने पूछा कि जो क्यों चला गया। उसने समझाया कि वह वहां इसलिए आई थी क्योंकि उसे अलविदा कहना था, क्योंकि उसे शहर से बाहर नौकरी मिल गई थी और वह कल जा रही थी। ये सुनकर वह हैरान रह गया। फिर उसने बिना सोचे समझे जो को प्रपोज करने की कोशिश की। उसने वादा किया कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह अगले दिन उसे जरूर मिल ले जाएगा। मिस्टर पैप्पी ने चीफ संडे को बुलाया था। उन्होंने चीफ से कहा कि कल की परीक्षा में कार्ल को पास ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस्टर पैप्पी नहीं चाहते थे कि कोई भी काले लोग कैंप से ग्रेजुएट हो। हालांकि वे दोनों कार्ल को पसंद नहीं करते, लेकिन चीफ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मिस्टर पैप्पी अपने पद का फायदा उठा रहे थे। कल की घटना के बाद उसे एहसास हुआ कि कार्ल उससे कहीं बेहतर है, लेकिन फिर भी वह अपने सीनियर्स के आदेशों को मना नहीं कर सका। उसने फिर यह आदेश कार्ल को दे दिया। वहां वे दोनों इसलिए झगड़ते हैं क्योंकि कार्ल अभी भी परीक्षा देना चाहता है। भावुक चीफ ने तुरंत उस रेडियो को पटक दिया जो कार्ल के पिता ने उसे दिया था। अपने पिता द्वारा छोड़ी गई एकमात्र चीज के खराब होने को देखकर कार्ल बहुत दुखी होता है। अगले दिन जब सभी प्रतिभागी तैयार हो रहे थे, अचानक से कार्ल आ गया। फिर उसने अपने कोच की तरफ आत्मविश्वास से भरी नजरों से देखा। उस नजर को देखकर चीफ के पास आखिरकार कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने उसे परीक्षा देने की इजाजत दे दी। प्रतिभागी तैयार है, परीक्षा शुरू होती है। ऊपर से कुछ लोग टेस्ट किट वाले बैग को पानी में फेंक देते हैं, लेकिन जब कार्ल की बारी आई तो मिस्टर पेपी के आदेश पर बैग फाड़ दिया गया। पानी में उसे कुछ भी पता नहीं है। वह अभी भी उपकरण ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कई घंटे बीत गए। परीक्षा देने वाले एक एक करके सफलतापूर्वक परीक्षा पूरी करते गए, जब तक कि पानी में सिर्फ कार्ल नहीं रह गया।
श्री पैपी, जो परीक्षा की निगरानी करते हैं, फिर चीफ से कहते हैं कि कार्ल को पानी में तब तक रहने दो जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम जाती। वहां उससे एक दुविधा महसूस हुई। वह मिस्टर पैपी के आदेशों को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका करियर खत्म हो जाता। जब जो काम पर था, कार्ल के बारे में एक बुरा एहसास महसूस कर रहा था, तब वह देर रात तक परीक्षा स्थल की ओर भाग गया। कार्ल अभी भी समुद्र के नीचे था। लगता है चीफ और बाकी परीक्षार्थी चिंतित होने लगे हैं। दूर से फोन पर मिस्टर पैपी चिल्लाते रहे। चीफ को चिंता के बीच कार्ल की मदद न करने के लिए कहते हुए आखिरकार उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। बॉस के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए, और उन्होंने तुरंत अन्य प्रतिभागियों को कार्ल को सतह पर लाने का आदेश दिया। लेकिन जब उन्होंने म्यूजिक कार्ल को खींचने की कोशिश की, तो अचानक वह सतह पर आ गया और उसने बिल्कुल सही पास किया। अगले दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्नो हिल कैंप में उसे अच्छी और बुरी खबर देने आया। अच्छी खबर यह थी कि नेवी ने उसे डाइविंग ट्रेनिंग फिर से शुरू करने की इजाज़त दे दी थी। बुरी खबर यह थी कि चीफ संडे को मिस्टर का विरोध करने के लिए निकाल दिया गया था। कार्ल को पार करते हुए पापी के आदेश, वह चुप ही रह सकता था। फिर उसने अपना सामान बिस्तर पर पैक किया। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसके पिता का रेडियो सही सलामत वापस आ गया था। उसे पता चला कि चीफ संडे ने कुछ साल बाद उसे ठीक कर दिया था। कार्ल अब नेवी में एक सीनियर डाइवर है। वह जो से भी शादीशुदा है और उनका एक बेटा है। फिलहाल वह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा मिशन अंजाम दे रहा है, समुद्र की तलहटी में डूबे एक परमाणु बम का पता लगाना। कमांडर ने उसे चेतावनी दी कि अगर बम फटा तो धमाके की ताकत पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। शुरुआत में कमांडर को कार्ल की अकेले मिशन पूरा करने की क्षमता पर शक था, लेकिन एक बार फिर उसने सबको दिखा दिया कि वह कामयाब हो सकता है। कार्ल की सफलता का सीधा प्रसारण पूरे अमेरिका में हुआ। कार्ल, जिसे कभी सिर्फ काले होने की वजह से नीचा समझा जाता था, अब एक हीरो बन चुका था। कमांडर ने फिर दूसरे सदस्यों को बम को ऊपर लाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही बम को ऊपर उठाया जा रहा था, जब कार्ल की नींद खुली तो वह हैरान रह गया। वह हॉस्पिटल में क्यों था? जो ने फिर उसे बताया कि यह कल की घटना की वजह से हुआ था। उसका पैर लगभग कट गया था और उसे बताया गया था कि शायद वह फिर कभी सामान्य तरीके से चल नहीं पाएगा। यह सुनकर वह बिल्कुल टूट गया। उसे लगा कि उसने अपने पिता को निराश किया है, उन्हें गर्व करने का मौका नहीं दिया। वही चीफ संडे गोताखोरी का लाइसेंस रद्द होने के बाद गंभीर डिप्रेशन में मानसिक अस्पताल में थे। अगले दिन जब वह अकेला बैठा था, तो एक नर्स ने उसे एक अखबार थमा दिया। उसमें उसने कल के दिन कार्ल के हादसे के बारे में पढ़ा। अपने पूर्व शिक्षक होने के नाते उसे कार्ल को अस्पताल में मिलने का मन किया। कमांडर और उसका सहायक कार्ल से मिलने आए। थोड़ी देर बाद नौसेना के कप्तान, जिनका नाम हैंक्स था, वे भी आ गए। कार्ल ने गुहार लगाई कि उसे ठीक होने के बाद काम पर वापस जाने दिया जाए, लेकिन उसकी मौजूदा हालत देखकर कप्तान हैंक्स ने मजबूरी में कहा कि कार्ल कभी भी डाइविंग नहीं कर पाएगा। कप्तान हैंक्स की बात सुनकर कार्ल ने उन्हें एक अखबार का लेख दिखाया, जिसमें एक गर्वित वायुसेना के पायलट के बारे में था, जिसका सिर्फ एक पैर था। उसने कैप्टन हैंक्स से कहा कि वह उसे कुछ हफ्तों का समय दे, ताकि वह साबित कर सके कि वह भी पायलट के कर्तव्यों को निभाने और नेवी का गौरव बनने में सक्षम है। उसने डॉक्टर से अपना पैर काटने का भी अनुरोध किया, ताकि यह उसके मिशन में बाधा न बने। जब सब चले गए तो जो, जिसने उनकी बातचीत सुन ली थी, ने तुरंत कार्ल को डांटा और उसकी हठधर्मी इच्छा का विरोध किया। वहां कार्ल एक दुविधा में पड़ गया। क्या उसे अपने सपने को छोड़ देना चाहिए और एक छोटे से परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना चाहिए, या अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए? मन बना लेने के बाद आखिरकार उसने फिर से अपने सपने का पीछा करने का फैसला किया। सर्जरी से उबरते हुए उसने केवल एक पैर पर जीवन जीने की आदत का अभ्यास शुरू कर दिया। अभ्यास करते समय चीफ अंदर आता है और कहता है कि कल जब उसने कार्ल के बारे में खबर पढ़ी, तो उसे लगा कि उन दोनों की किस्मत एक जैसी है, यानी कि वे दोनों इसलिए उदास थे क्योंकि वे अब गोता नहीं लगा सकते थे। लेकिन एक पूर्व शिक्षक होने के नाते वह जानता था कि चीफ की नज़रों में कार्ल कौन है। कार्ल वो आदमी है जो कभी हार नहीं मानता। फिर उसने नौसेना के अधिकारियों को उसे डाइविंग में वापस जाने की इजाज़त देने के लिए मनाने की कोशिश करने का वादा किया।
वह उसकी ऑपरेशन के बाद की रिकवरी में भी मदद करेगा। कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया है। नौसेना में कार्ल का भविष्य तय करने की दृढ़ता। दुर्भाग्य से दरवाजे पर एक गार्ड ने चीफ को कोर्ट रूम में जाने से रोक दिया। जब कार्ल ने कुछ सवालों के जवाब दिए, कैप्टन हैंक्स ने गार्ड्स में से एक को वेट सूट लाने का आदेश दिया। उसने कार्ल को चैलेंज किया कि अगर वह 200 किलो से ज्यादा वजन वाले वेट सूट में 12 कदम चल सकता है तो वह उसे फिर से डाइवर बनने की इजाजत देगा। कमरे के बाहर चीफ नाराज हो गया और गार्ड को उसे अंदर जाने के लिए मजबूर किया। आखिरकार डर के मारे चीफ को कोर्ट रूम में घुसने की इजाजत दे दी। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गया क्योंकि ऊपर वाले कार्ल को 200 किलो से ज्यादा वजन वाला वेट सूट पहनने के लिए कह रहे थे। कार्ल की पत्नी और उसका बेटा अभी अभी पीछे से आए हैं अपने पिता के संघर्ष को देखने के लिए। चीफ ने ऊपर वालों से रहम की गुजारिश की, ये कहते हुए कि इतने भारी वेट सूट में चलना आम आदमी के लिए मुश्किल है। कार्ल की तो बात ही छोड़ो। लेकिन कार्ल ने चीफ को आत्मविश्वास भरी नजरों से यही समझाते रहा कि कमी किसी के सपने पूरे करने में रुकावट नहीं होती, वह यह साबित करके दिखाएगा। अपने छात्रों के जज्बे को देखकर चीफ ने कार्ल के फैसले का समर्थन करने का फैसला किया। फिर जब सब कुछ तैयार हो गया, वह उठने लगा और अपने 12 कदम शुरू कर दिए। संगीत 1 2 3 4। अरे यार कुकी, जल्दी कर, मुझे मेरे 12 चाहिए। 9। नेवी डाइवर, अब तुम इस लाइव को रिपोर्ट करो। कुकी। आखिरकार वह अपने 12 मूव्स पूरे करने में कामयाब हो गया। कार्ल की मेहनत देखकर कैप्टन हैंक्स और सारे बड़े अधिकारियों ने फैसला किया कि कार्ल को नेवी के डाइवर्स में वापस ले लिया जाए। अचानक पूरा दर्शक वर्ग खड़ा हो गया और कार्ल के संघर्ष को देखकर हैरानी से तालियां बजाने लगा। त्योहार के बीच चीफ को लगा कि उनका शिक्षक के रूप में कर्तव्य पूरा हो गया है। फिर वे चले गए और सलाम किया। उस काले छात्र को आखिरी सलाम, जिसने उन्हें जिंदगी की एक अहम सीख दी, यानी अपने सपनों को पाने की जिद। संगीत।